हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके सब्जेक्ट हिंदी ए का, यानी कि हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके असाइनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम से हिंदी सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे थे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करती हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड यस गाइज, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आपके सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन आंसर चैनल के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 300 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है कि मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से एक जो कहानी है उसका प्रतिपाद्य पूछा जा रहा है। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो इस वर्ड के ऊपर आकर ही अटक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ इस वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगी तो आप लोगों को फटाफट समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वर्ड का मीनिंग है समरी। तो दोस्तों, बेसिकली आप लोगों से ये जो कहानी है मैं हार गई, इस कहानी की समरी पूछी जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट लेकर आई हूँ। एंड दोस्तों, इन फ्यूचर कभी भी आपके एग्जाम में ये वर्ड आए तो आप लोग इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो दोस्तों, जिस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, इसी तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट में भी लिखना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य। मैं हार गई कहानी हिंदी की प्रसिद्ध महिला कथाकार मनु भंडारी की पहली कहानी है। इस कहानी में मनु भंडारी अपने एक प्रयास के बारे में बताती हैं, जिसमें वह अंत में असफल रहती हैं और कह उठती हैं मैं हार गई। मैं हार गई कहानी स्वतंत्र भारत में छाई राजनीतिक विडंबना, सही सच्चे नेतृत्व प्रदाता नायक या राजनेता के अभाव पर तीखा व्यंग्यात्मक चोट करती है। आत्मचरित्र मूल शैली में लिखी गई इस कहानी में लेखिका ने अपने को केंद्र बिंदु में रखा है। इस कहानी की रचना का ख्याल मनु भंडारी के हृदय में उस समय आया जब वे एक कवि सम्मेलन में एक कविता सुनती हैं। कविता का शीर्षक होता है बेटे का भविष्य। इस कविता में कवि बताता है कि किस तरह एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए वह उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता की रखकर स्वयं छिपकर बेटे की प्रतिक्रिया नोट करता है। बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर प्रसन्न होता है, फिर शराब की बोतल खोलकर 2 घूंट शराब के पीता है और फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गीता की प्रति बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। बेटे की इन हरकतों के आधार पर पिता को विश्वास हो जाता है कि ये तो भविष्य में आजकल का नेता बनेगा। ये कवि सम्मेलन की अंतिम कविता होती है। कविता सुनते ही पूरे हॉल में हंसी और तालियों की आवाज़ गूंज उठती है। जहां सभी इस कविता को सुनकर तालियां पीट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लेखिका का रोम रोम क्रोध से जल रहा था। लेखिका नेता के प्रति किए गए इस व्यंग को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके स्वयं के पिता भी एक नेता थे जो उसके लिए एक आदर्श थे। लेखिका को ये अपने पिता का अपमान लगता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह अपनी कहानी में एक आदर्श नेता की रचना करने का संकल्प लेती है। इसके लिए लेखिका 2 प्रयोग करती है। सो दोस्तों, आप लोगों की जो कहानी है, यानी कि जिसका प्रतिपाद्य आप लोगों को लिखना है, उस कहानी का नाम है मैं हार गई। तो बेसिकली गाइज, ये कहानी मनु भंडारी जो कि एक महिला लेखिका हैं, उन्होंने लिखी है। और ये कहानी वो क्यों लिखती हैं, क्या ज़रूरत होती है इस कहानी को लिखने की, उसके बारे में यहाँ बताया गया। सो दोस्तों, कहानी की समरी में आप लोगों को इसी तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। दोस्तों, होता यह है कि कवित्री, यानी कि जो हमारी इस
इस कहानी की जो राइटर हैं, लेखिका, कवित्री नहीं लेखिका, वो एक कवि सम्मेलन में जाते हैं। कवि सम्मेलन में एक आखिरी कविता सुनकर उनका जो दिल है, दिमाग जो होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उस कवि सम्मेलन की एक आखिरी कविता होती है बेटे का भविष्य। दोस्तों आप लोग इस कविता का नेम ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको मेंशन कीजिएगा अपने असाइनमेंट के अंदर एंड इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो कविता होती है, इसके अंदर कवि बताता है कि किस तरीके से एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में 3 चीज़ें रखता है। सबसे पहले एक अभिनेत्री की तस्वीर, यानी कि एक हीरोइन की तस्वीर, दूसरा एक शराब की बोतल, तीसरा एक गीता की प्रति। तो दोस्तों उसके बाद ये तीनों चीज़ें रखने के बाद वो खुद छुपकर बेटे की जो प्रतिक्रिया है, यानी कि बेटा उन चीज़ों को देखकर कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने के लिए छुप जाता है। बेटा जब कमरे के अंदर आता है तो सबसे पहली चीज़ जिसको वो उठाता है वो होती है अभिनेत्री की तस्वीर। उसे देखकर वो मुस्कुराता है। दूसरे नंबर पर वो शराब की बोतल खोलकर शराब के घूंट पीता है। तीसरे नंबर पर वो गीता की प्रति को बगल में दबाकर बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, यानी कि चेहरे के ऊपर बिल्कुल सीरियसनेस लाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। जब जो पिता होता है वो अपने बेटे की इन हरकतों को देखता है तो उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा चालू है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब भ्रष्ट है, ये तो सब लोगों से झूठ बोल सकता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो भविष्य का नेता बनेगा। तो इस कविता को सुनकर जो कवित्री होती, जो लेखिका है हमारी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाती हैं। लेखिका गुस्से से इसलिए भर जाती हैं क्योंकि उनके खुद के पिता भी एक राजनेता हैं और वो अपने पिता को अपना आदर्श मानती हैं। इसीलिए उनको ये कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर सभी नेता ऐसे नहीं हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को वो गलत प्रूफ करने के लिए, इस कविता को गलत प्रूफ करने के लिए लेखिका डिसाइड करती, वो एक कहानी लिखेंगी जिसके अंदर वो एक ऐसे कैरेक्टर की रचना करेंगी, ऐसे राजनेता की रचना करेंगी जिसके अंदर सारे गुण होंगे और जो बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं होगा। इसके लिए लेखिका 2 प्रयोग यानी कि 2 प्रयास करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है एंड दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों को इसी तरीके से मेंशन करनी है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पहले प्रयोग के बारे में। वह एक निर्धन वर्ग में अपने आदर्श नायक को संकल्पित करती हैं। नेताजी एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मते हैं। अपनी रचना को सर्वगुण संपन्न करने के लिए लेखिका उन्हें हर तरह के आदर्श शिक्षा के दायरे से गुजारती हैं। वह बालक बड़ी बड़ी बातें करता है, शोषण विरोधी, गरीबों तथा मजलूमों का प्रवक्ता, उनका रक्षक एवं दुनियादारी की तमाम बुराइयों से अपने को दूर रखने का दम भरता है। लेकिन परिवार में पिता के ना रहने के अपने परिजनों के पालन पोषण एवं अपनों के हित साधन के दायित्व बोझ के तले दबकर सारे आदर्श भूलने लगता है। अपनी बीमार बहन के प्राण रक्षा के खातिर जमींदार की शर्त पर ईंट ढुलाई मजदूर के रूप में नौकरी करने की मजबूरी भी झेलता है। यहाँ तक कि बहन के प्राण रक्षा के लिए चोरी करने तक की नौबत आ जाती है। लेखिका अपने नेता के आदर्शों का खून होते देख उस नेता के रूप में पूरी तरह परिकल्पित करने से पहले ही अपनी चेतना के स्तर पर नकार देती है। इस बिंदु पर वह समाज में व्यापक भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी से जूझते स्वास्थ्यवान व्यक्ति की अपराध की ओर झुक जाने की विवशता तथा आर्थिक दबाव एवं अस्तित्व रक्षण की विवशता पे भी तीव्र प्रहार करती है। इस बिंदु पर वह स्पष्ट कर देती है कि अब कीचड़ में कमल खिल जाने के दिन लद गए हैं। कथाएं गए वक्त की बात हो गई हैं। भला जो निहत्था गरीब और अपने परिवार दायित्व बोध के कारण खुद ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वह दूसरों का भला कैसे करेगा। जिसकी अपनी ही रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो पा रही हो, जो स्वयं ही अपने चरित्र, अपने आदर्शों से गिरकर पत्र अनुमुख होने लगा, वह नेतृत्व के आदर्श नहीं निभा सकता, वह नेता नहीं बन सकता। निर्धन समुदाय तथा कथित अभावग्रस्त निम्न वर्ग से मोती नसीब नहीं हो सकते। जब हालात अनुकूल ना हो
जब अस्तित्व मात्र के लिए ही पूरा निर्धन वर्ग जूझ रहा हो तो भला वह वर्ग नेता कहाँ से पैदा करेगा। अभाव से भाव की उत्पत्ति एक दुष्कर कल्पना है। लेखिका क्षोभ एवं अभावजन्य आक्रोश से भर जाती है। फिर मनु भंडारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट है वो ख़त्म होता है। दोस्तों पहले प्रयोग के अंदर मनु भंडारी अपने आदर्श नेता को एक गरीब परिवार में पैदा करते हैं, यानी कि एक गरीब परिवार में वो पैदा होते हैं, ऐसी वो रचना करती हैं। और गरीब परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद वो अपने जो उनका जो पूरा कैरेक्टर होता है, जो आदर्श नेता का चरित्र वो रच रही होती हैं, उसके अंदर वो सारे गुण भरती हैं जो कि एक नेता के अंदर होने चाहिए। वो बताती हैं कि वह बालक बड़ी बड़ी बातें करता है, शोषण विरोधी है, गरीबों तथा मजलूमों का प्रवक्ता है, उनका रक्षक है और दुनिया भर की तमाम बुराइयों से खुद को दूर रखता है। लेकिन जब वो अपनी इस रचना को कर रही होती हैं तो उसी टाइम पे उसमें एक ट्विस्ट आता है, जो कि होता है कि जो बच्चा होता है उसके जो पिता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद जो पूरे फैमिली का जो जिम्मेदारी है वो उस बालक के ऊपर आ जाती है। यानी जिस नेता की रचना वो कर रही हैं उस नेता के ऊपर अब पूरे परिवार का बोझ आ जाता है। अपने परिवार को पालने के लिए और तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो सभी कुछ करता है और कहीं ना कहीं वो इन जिम्मेदारियों के बीच में दब जाता है। उसी बीच वो अपनी बहन की प्राणों की रक्षा के खातिर जमींदार, जो कि एक ऐसा जमींदार होता है जो कि आम जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाता है, उसके यहाँ ईंट ढुलाई के मजदूर के रूप में नौकरी करने लगता है। यहाँ तक कि बहन के प्राण की रक्षा के लिए वो चोरी तक करता है। जो उनका कैरेक्टर होता है वो चोरी भी करता है। लेखिका को लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो उनके आदर्श नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक चोर को वो एक आदर्श नेता कैसे दिखा सकती हैं। तो उनको उस टाइम पे ये एहसास होता है कि जो एक गरीब तबका है वहाँ पर एक आदर्श नेता की जो कल्पना है वो सच नहीं हो सकती। इससे वे बताती हैं कि समाज के अंदर कितना भ्रष्टाचार, कितना शोषण भरा हुआ है, गरीबों का किस तरीके से शोषण होता है और वो किस तरीके से अपने जो अस्तित्व है उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंदर बताती हैं लेखिका। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि अब कीचड़ में कमल खिल जाने वाले दिन नहीं रहे हैं। इसके अलावा आज के टाइम में जो भलाई की बातें की जाती हैं वो करना तो आसान है, लेकिन उनको पूरा करना वो बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें एक गरीब परिवार की, तो जहाँ पर एक गरीब परिवार को 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से नसीब होता है, तो हम उनसे एक आदर्श समाज की रचना करने की कल्पना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अपनी खुद की रक्षा करना, अपने खुद के लिए खाना जुटाना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंदर बताई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डाटा लिखा है, तो दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर मनु भंडारी लेखिका अपना दूसरा प्रयोग करती हैं। फिर मनु भंडारी अपना दूसरा प्रयोग करती हैं। वे तथाकथित सुप्रसिद्ध समुदाय, उच्च वर्ग, सर्व सुविधा भोगी धनी वर्ग में अपने आदर्श नेता के जन्मने, पनपने, पालन पोषण होने तथा समय अनुकूल नेतृत्व प्रदान करने की स्वप्नील कल्पना करने लगती हैं। इस बार उनका आदर्श नेता उनके स्वप्नों का महान चित्रनायक एक सर्व सुविधा भोगी वर्ग में जन्म लेता है। वह बड़े लाड प्यार से पालता फूलता भी है, लेकिन अमीर और धनी परिवार का लाड प्यार उसे अमीर बाप के बिगड़े बेटे के रूप में रूपांतरित करने लगता है। लेखिका के सपनों का वह आदर्श उन्मुख चैतन्य उसके सारे सपने चकनाचूर कर देता है। वह शराबी, जुआरी, औरतखोर, वेश्यागामी होने लगता है। आराम परस्ती, पैसों का घमंड उसके व्यक्तित्व के चारित्रिक गुण बनने लगते हैं। भला ऐसा भ्रष्ट, संवेदन शून्य तथा मगरूर रहित ज़्यादा नेता कैसे हो सकता है? अगर उसके हाथों में नेतृत्व सौंप दिया जाएगा तो वह तो जनता पर कहर ढा देगा, लूट खाएगा सबको, सब पर धौंस पट्टी जमाएगा, हर एक का जीना मुहाल कर देगा। वह जनता जनार्दन नहीं, जनभक्षी राक्षस का रोल है। लेखिका के आदर्श नेता की संकल्पना को तो वह कहीं से भी छूता नहीं है। अपनी दिष्टता, भद्रता
कमीनापन, दुर्चरित्र का परिचय देता है। ये सब देखकर लेखिका के सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपनी कल्पना के आदर्श नेता को तो वहीं दफन कर देती है। उसे लगता है कि वह अपनी खोज में हार गई है। अब आज के दौर में मध्य वर्ग समाज में आदर्श नेता का मिल पाना उतना ही मुश्किल है जितना घास के ढेर में एक सुई का मिल पाना। कवि सम्मेलन में बेटे के दुष्ट चरित्र आचरण को दिखाकर कवि महाशय ने उसके नेताजी बनने का जो भविष्य कथन प्रस्तुत किया था, शायद वही सही था। अंत में लेखिका नेता के ऐसे पतन अनुमुख स्वरूप को स्वीकार करती हैं। अपनी चेतना के अनुरूप बिना कुछ सोचे समझे प्रजा वर्ग की कामनाओं को अपनी कल्पना में साबित करते हुए आदर्श नेता की खोज में जुट गई थी, पर उसे कहीं भी अपने आदर्शों का चरित्र नजर नहीं आया। उसे मध्य वर्ग में आदर्श नेता कहीं नहीं मिला। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में तो आदर्श नेता का मिल जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेखिका के सपने आज के भ्रष्ट माहौल में आदर्श नेता के महाशून्य को देखकर टूट जाते हैं। शायद इस कहानी पर ये प्रसिद्ध पंक्तियां पूरी तरह से चित्रात होती हैं। अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दमन चमन में दीदार वर पैदा। तो दोस्तों, ये 2 पंक्तियां मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। इन्हें आप अपने असाइनमेंट में मेंशन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अंत में लेखिका अपने प्रयास में असफल रहती है और इस बात को स्वीकार कर लेती है कि आज के समय में एक आदर्श नेता की रचना कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस तरीके से लेखिका अपने दूसरे प्रयास में भी असफल होती है। बेसिकली गाइस, दूसरे प्रयास के अंदर लेखिका जो कैरेक्टर है आदर्श नेता, उसको एक अमीर परिवार में पैदा होगा वो, और उसके बाद उसके सामने धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आराम से लोगों की मदद कर पाएगा। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जाहिर सी बात है, जब एक बच्चा एक अमीर परिवार में पैदा होगा तो उसे बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा। और आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि अमीर परिवार में ज़्यादा लाड प्यार की वजह से कई दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही लेखिका के इस कैरेक्टर के साथ भी होता है। जिस महान नेता की रचना लेखिका करना चाहती है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा शराबी, जुआरी और ऐसी कई गलत हरकतें उसके अंदर होती हैं। वो आराम परस्त, पैसों का घमंडी व्यक्ति होता है। ये उसके चारित्रिक गुण होते हैं। ऐसे भ्रष्ट, संवेदन शून्य व्यक्ति के हाथ में अगर कोई भी राजनीतिक ताकत आ जाती है तो वो क्या हाल करेगा, ये सोचकर ही लोग डर जाते हैं। वो सब पर धौंस जमाएगा, सबको लूट खाएगा, जनता पर तो कहर ढा देगा। इस तरीके से वे जनता जनार्दन का नहीं बल्कि जनभक्षी राक्षस का रोल एक तरीके से रच देती है। लेखिका के आदर्श नेता की कल्पना से ये कैरेक्टर कहीं तक भी नहीं मिलता, कहीं तक भी वो लेखिका के आदर्श नेता के कैरेक्टर को नहीं छू पाता, उसका दुष्ट चरित्र परिचय देता है। और ये सब देखकर लेखिका के सब्र का बांध टूट जाता है। अब यहाँ पर वो अपने आदर्श नेता की जो कल्पना है उसको दफन कर देती हैं। उन्हें लगता है कि वह अपनी खोज में हार गई हैं। आज के दौर में मध्य वर्ग समाज में आदर्श नेता का मिल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि घास के ढेर में सुई का मिल पाना। कवि सम्मेलन की वो कविता जिसके अंदर बेटे का दुष्ट चरित्र दिखाकर कवि महाशय ने नेताजी बनने का भविष्य कथन प्रस्तुत किया था, शायद वही सही था, ये लेखिका के मन में आता है। और अंत में लेखिका ये मान लेती है, ये उनको स्वीकार हो जाता है कि आज के टाइम में जो नेताओं का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से पतन अनुमुख हो चुका है, और जिस कैरेक्टर की रचना वो करना चाहती हैं वो आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जब वो इस कहानी की रचना, अपने जो नेता की रचना कर रही थी, तो उन्होंने उस टाइम पे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। उन्होंने जस्ट एक इरादा कर लिया कि वो एक ऐसे नेता की रचना करेंगी। उन्होंने परिस्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने देखा ही नहीं कि आज के टाइम में ये कर पाना बहुत मुश्किल है।
तो दोस्तों यहाँ पे वो बताते हैं कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में तो आदर्श नेता की बात ही छोड़ दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन दोनों वर्गों में से आदर्श नेता निकले। इसके अलावा मध्य वर्ग में भी आदर्श नेता का मिल पाना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 2 पंक्तियाँ लिखी हैं जो कि आप लोगों को आपके असाइनमेंट में मेंशन करनी है, और लास्ट में मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से लेखिका अपने इस प्रयास में असफल होती हैं और वो कह उठती हैं कि मैं हार गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।